एफआईआर अगर पुलिस स्टेशन के बाहर एक ब्लैंक पेज पर लिखा जाए कि ये एडमिसिबल होगा। अगर कोई डॉक्टर पुलिस ऑफिसर को एक इंफॉर्मेशन देता है दैट विक्टिम मर गया है, क्या ये एफआईआर होगा? या फिर टेलीफोन करके कोई इंसान बोल रहा है ऐसा ऐसा हुआ है, क्या ये एफआईआर होगा? अगर कोई इंसान बहुत देर हो जाता है उसके बाद जाकर के एफआईआर रजिस्टर करता है, क्या वो इन्फॉर्मेशन एक वैलिड एफआईआर होगा? क्या हर वक्त एक आई विटनेस को ही एफआईआर रजिस्टर करना पड़ेगा? अगर एक्यूज्ड खुद ही पुलिस स्टेशन में जाकर के एफआईआर लिखा रहा है तब क्या वो एफआईआर होगा? ये सारे क्वेश्चंस का आंसर डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। सो हे एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड दी लॉ और लॉ प्लस जुडिशियरी के इस सेशन पर आप सभी लोगों को वेलकम करती हूँ। आप सभी लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको लॉ प्लस जुडिशियरी रिलेटेड जो सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है, जो मटेरियल्स एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आज इस वीडियो में ईच एंड एवरी एस्पेक्ट जानेंगे फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर का। लॉ, जुडिशियरी, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तीनों एस्पेक्ट से ही समझेंगे एफआईआर क्या है, इसका एविडेंशियरी वैल्यू क्या है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले अगर आप सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर देखोगे तो वहां पर एफआईआर कैसे रिकॉर्ड किया जाता है इसके बारे में प्रोसीजर डाला गया है। और अगर एक पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर करने से रिफ्यूज करता है तो कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा इसके बारे में भी प्रोविजन दिया गया है। तो आप सिंपल बेयर एक्ट का प्रोविजन अगर आप देखोगे तो ऐसा दिखता है, और अगर आप ये चीज याद रखोगे ना तो वो नोट्स कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो सिर्फ पढ़ने के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हो, बट याद भी रखना है, प्रैक्टिकल फील्ड में काम में भी लगाना है, जुडिशियरी एग्जामिनेशन में भी लिखना है, तो आपको ऐसा करके नोट्स तो प्रिपेयर करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपको हेल्प करेगा याद रखने में। 154 ऑफ द सीआरपीसी एफआईआर के बारे में बोलता है, और एफआईआर सिर्फ और सिर्फ वहीं पर रजिस्टर किया जाता है जहां पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है। तो सबसे पहले अगर आप ये माइंड मैपिंग प्रोसेस को देखोगे, हम लोगों को सिर्फ 8 एस्पेक्ट्स देखने को मिलेगा। ये सेक्शन को डिकोड करके मैं ये 8 एस्पेक्ट्स लेकर के आई हूँ, आप लोगों तक एक क्रिस्टल क्लियर आइडिया पहुंचे इसलिए। और यहीं पे और एक चीज, अगर जहां पर एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा क्या वहां पर एफआईआर होगा? नहीं होगा, राइट। तो इसीलिए कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल दोनों डिवीजन देखा जाता है। तो इस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर भी डिफरेंट होगा, राइट। कॉग्निजेबल केस का अलग होगा एंड नॉन कॉग्निजेबल केस का अलग होगा। तो सबसे पहले एसेंशियल्स ऑफ सेक्शन 154। नंबर 1, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो पुलिस ऑफिसर इमीडिएटली एफआईआर रजिस्टर करेंगे। नंबर 2, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन एफआईआर रजिस्टर करेंगे। नंबर 3, एफआईआर ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। अगर ओरल इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है देन इन्फॉर्मेशन को लिखित में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और इसके बाद इंफॉर्मेशन जो लिखा गया उसको पढ़ के सुनाया जाएगा जो इंसान एफआईआर दे रहा है। अब इसके बाद साइन करना पड़ेगा उस कॉपी के ऊपर। साइन करने के बाद उसको जीडी यानी कि जनरल डायरी पर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, और इसके बाद एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कॉपी दिया जाएगा एफआईआर का। और यहीं पे 2013 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा अगर ये सारे सेक्शंस पर कोई भी ऑफेंस होता है तो एक वुमेन पुलिस ऑफिसर ही रिकॉर्ड करेंगे। और सेकेंड प्रोविजन में फिजिकली एंड मेंटली डिसेबल्ड एक्सपर्ट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, वीडियोग्राफ करना, जुडिशियल कन्फ्यूजन अंडर सेक्शन 164 में जो रिकॉर्ड करते हैं उसके बारे में प्रोविजन डाला गया है, एंड दैट इज मैंडेटरी। अभी सपोज पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज कर रहा है आपका एफआईआर रजिस्टर करने से। हालांकि पुलिस ऑफिसर ये नहीं कर सकते क्योंकि ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी इसका गाइडलाइन में साफ साफ बोल दिया गया है दैट एफआईआर रजिस्टर करना ये पुलिस ऑफिसर का कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इट इज मैंडेटरी, ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है। और अगर एक इंफॉर्मेशन ये डिस्क्लोज करता है कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो पुलिस ऑफिसर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करेंगे, वहां पर स्ट्रेट अवे एफआईआर रजिस्टर कर लेंगे और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे जहां पर ऑफेंस हुआ है वहां पर जा करके। लेकिन यहाँ पर 5 ऐसे कुछ सिचुएशन बोला गया है जहां पर पुलिस ऑफिसर के ऊपर पूरा डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। सबसे पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कंडक्ट करा सकते, वहां पर एक सच में ही कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है या फिर नहीं हुआ है ये पता लगाने के लिए। इसको मैं बाद में रेफर करूंगी, अभी समझ लेते ऑब्जेक्ट क्या है, हम लोग क्यों एफआईआर रजिस्टर करेंगे। सो बेसिकली क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में ये कहा जाता है दैट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का ये जो व्हील है इसको चलाने के लिए एफआईआर इज द फर्स्ट स्टेज। मतलब एफआईआर रजिस्टर किया गया, इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। एक एफआईआर शुरू करवाता है जांच पड़ताल जहां पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है।
बट एफआईआर इज नॉट द कंडीशन प्रेसिडेंट कोई भी इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब एफआईआर रजिस्टर करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये बोला गया था इन द केस ऑफ एप्रेन जोसेफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अभी यहाँ पर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर। सो फर्स्ट इंफॉर्मेशन मतलब क्या? इसका मतलब फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब एकदम पहले एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास जो पहुंच रहा है उसको ही बोला जाएगा एफआईआर। अभी एक इंफॉर्मेशन जो पुलिस ऑफिसर को मिला है, इंफॉर्मेशन को एफआईआर कह के बुला सकते, मतलब वैलिडिटी क्या है? तो देखिए वैलिडिटी दो हो सकता है। सबसे पहले हियर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सब्सटेंटियल पीस ऑफ एविडेंस, आई एम टॉकिंग अबाउट वैलिडिटी क्या होगा। ठीक है, सो दो पॉइंट यहाँ पर आप देख सकते हो। सबसे पहला, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस डिस्क्लोज करता है ऑन द फेस ऑफ द इवेंट, मतलब देख कर ही लग रहा है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, मतलब एक सीरियस टाइप का ऑफेंस है। सपोज एक मर्डर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रहा है या फिर कोई अननेचुरल ऑफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ रहा है, इन्फॉर्मेशन देख कर ही लग रहा है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बट अगर कोई सब्सिक्वेंट इवेंट हो रहा है उसके हिसाब से लग रहा है दैट ये कॉग्निजेबल ऑफेंस हो भी सकता है, ऐसा होगा तो नहीं चलेगा। दूसरा कंडीशन ये बोलता है इंफॉर्मेशन ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को देना पड़ेगा। अगर कोई इंफॉर्मेशन तहसीलदार या फिर कोई कांस्टेबल या फिर कोई बेट हाउस को आप देते हो तो वो इन्फॉर्मेशन को आप एक वैलिड एफआईआर नहीं बोल सकते हो। ये केस में बोला गया था। और अभी यहाँ पर देखिए एफआईआर हम लोग लिख करके क्यों देते हैं, बोल के चले भी तो आ सकते हैं ना। सिराज उद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में बोला गया था दैट ओवर द टाइम हम लोग इन्फॉर्मेशन भूल जा सकते हैं, मेमोरी से आउट हो जा सकता है, एम्ब्लिश हो जा सकता है, तो ये ना हो इसीलिए हम लोग एकदम सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ने के टाइम पर भी लिख लिख के पढ़ोगे तो दिमाग पर ज़्यादा घुस जाएगा, वो चीज़ आउट नहीं हो जाएगा। तो इस हिसाब से एफआईआर जब रजिस्टर किया जाएगा तो उसको लिख लिया जाता है ताकि जो इंसान एफआईआर दे रहा है वो भूल ना जाए, इसलिए इसको लिखा जाता है। सो दैट्स द ऑब्जेक्ट। और अभी यहाँ पर क्या एफआईआर में ईच एंड एवरीथिंग, मतलब किधर से गया किधर से आया कहाँ पर चपे, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन डालना पड़ेगा। मतलब एफआईआर क्या एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फैक्ट्स या फिर एविडेंसेस होता है? द आंसर इज नो। कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, डिस्क्लोज कर रहा है, एलिगेशन लगाया जाता है दैट ये पर्सन एक ऐसा ऑफेंस किया है, तो उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पर माइन्यूट डिटेल्स डाला नहीं गया है, इसका मतलब ये नहीं है दैट आप डिसबिलीव करोगे। एफआईआर इज नॉट एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एविडेंसेस, तो ये कहा गया था मनोज वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसी के साथ एक वैलिड एफआईआर होने के लिए थर्ड कंडीशन इज दैट अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब जितना जल्दी इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के पास आएगा एकदम इमीडिएटली आफ्टर द कमीशन ऑफ द ऑफेंस, मतलब ऑफेंस हो जाने के तुरंत बाद ही, एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन उसको रिकॉर्ड कर रहा है, वहां पर उसका वैलिडिटी और भी ज्यादा बढ़ जाता है अंडर सेक्शन 154 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कहा गया था सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में। और एफआईआर हमेशा एक आई विटनेस को ही देना पड़ेगा, मतलब वो अपने आंखों से देख रहा है ऑफेंस को होते हुए, उनको ही एफआईआर रजिस्टर करवाना पड़ेगा, ऐसा कहीं पर भी बोला नहीं गया है। इंफॉर्मेशन जो सब्सटेंस ऑफ एलिगेशन को डिस्क्लोज करता है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस ही हुआ है ऐसा एपरेंट है, वहां पर तुरंत एफआईआर रजिस्टर कर लिया जाएगा। सो ये जरूरी नहीं है दैट एफआईआर हमेशा एक आई विटनेस को ही देना पड़ेगा। हेमराज वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब पैरा 21। अब अभी सपोज एक एक्यूज पर्सन खुद जा करके एफआईआर लिखा रहा है, तब क्या होगा? तब वहां पर दो तरीके से उस चीज को ट्रीट किया जा सकता है। अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दे रहा है वो एक कन्फेशनल स्टेटमेंट है, मतलब बोल रहा है मैं खुद ही ये ऑफेंस को कमिट किया है, सो यू राइट एन एफआईआर अगेंस्ट मी, तो वहां पर एक कन्फेशन हो रहा है। और सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से अगर कोई इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस पर दिया जाता है उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। बट अगर कोई पार्ट एफआईआर में ऐसा होता है वो एक नॉन कन्फेशनल नेचर के है, तो उस पार्ट को एक्यूज्ड के अगेंस्ट बिल्कुल यूज किया जा सकता है अंडर सेक्शन 28 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट B.A. रमैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। सो जैसे कि आपको बताइए एफआईआर एक इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फैक्ट या फिर एविडेंस नहीं है। ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल वहां पर नहीं रहेगा तो भी चलेगा। एक एलिगेशन मेड आउट हो रहा है या फिर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हुए डिस्क्लोज कर रहा है, देन वो सफिशिएंट है। बट अभी सपोज अगर कोई टेलीफोन आ रहा है और टेलीफोन में क्रिप्टिक इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है दैट ऐसा कुछ हुआ है, क्या उसको एफआईआर बोला जा सकता है? इसके लिए हम लोगों को दो केस लॉ जानना पड़ेगा।
सबसे पहले देखिए, अभी सपोज एक टेलीफोन मैसेज पुलिस ऑफिसर को पहुंच रहा है और खबर मिलने के बाद पुलिस ऑफिसर स्पॉट में जाते हैं, इसको एक एफआईआर के रूप में ट्रीट नहीं किया जाएगा, ये बोला गया था इन द केस ऑफ धनराज वर्सेस स्टेट। इसी के साथ दामोदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में सेम पॉइंट ही बोला गया था। बट अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन वहां पर उस टेलीफोनिक मैसेज को एक एफआईआर रूप में ट्रीट किया जाएगा, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस ही हुआ है ऐसा अपरेंट है सोमा भाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में। एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द एफआईआर, मतलब एविडेंस के रूप में एफआईआर को कितना इंपॉर्टेंस दिया जा सकता है। सबसे पहले देखिए 5 पॉइंट्स और 5 केस लॉस आपको बताऊंगी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर एफआईआर रजिस्टर किया गया है तो वहां पर जो इंसान एफआईआर दे रहा है, सपोज आप दे रहे हो, तो आपको ही कॉन्ट्राडिक्ट या फिर कॉरोबोरेट करने के लिए उस एफआईआर को यूज किया जाएगा। कोई और अलग विटनेसेस या फिर साक्षी को उनका एग्जामिनेशन के लिए कॉरोबोरेट या फिर कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो सबसे पहले दैट इज सेक्शन 145, 157 एंड 158 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को रिलाई करना पड़ेगा। सो बेसिकली एफआईआर का कॉरोबोरेटिव वैल्यू है, सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस ये नहीं है। मोहर वर्सेस स्टेट 1968। और अभी थर्ड वन, जहां पर ये एफआईआर शो कर रहा है दैट कोई एलिगेशन या फिर इम्प्लीकेशन लगाया गया है एक्यूज्ड के ऊपर, एंड वहां पर कोई आफ्टर थॉट के ऊपर बेस करके कोई चीज बोला नहीं गया है। निशर अली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब एफआईआर को तभी एविडेंस के रूप में ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा जब इंडियन एविडेंस एक्ट का जो सारा का सारा प्रोविजन है उसको मान करके हर एक चीज को प्रूफ किया जा रहा है एविडेंस एड्यूस कर करके। दैट वाज हेल्ड इन द केस ऑफ हसन वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। फोर्थ पॉइंट, जहां पर एक्यूज्ड अभियुक्त खुद ही जाकर के एफआईआर रजिस्टर करा रहा है और जो स्टेटमेंट एक नॉन कन्फेशनल नेचर के है, वहां पर वो स्टेटमेंट को उनके ही अगेंस्ट यूज किया जाएगा। बट सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट जो कंडक्ट के ऊपर बात करता है वहां पर एडमिसिबल होगा। ये बोला गया था इन द केस ऑफ अग्नु नगेसिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब भेरू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में बोला गया जहां पर एक्यूज्ड पर्सन खुद जाकर के कोई इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट ये फैक्ट दैट वही खुद कल्प्रिट है ये छुपा करके बोल रहा है, इतना चालाक देखो, अरे चालाक ब्रो देखो, वहां पर वैसा नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट को भी एफआईआर के रूप में एडमिसिबल बनाया जाएगा। और वो कन्फेशनल स्टेटमेंट वो हिट करता है सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट को। दैट्स वाई ये पूरा का पूरा इनएडमिसिबल बन जाता है। देन वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ऐसा काम में लगाया जाएगा कि कौन एफआईआर दिया है आइडेंटिफाई करा जाएगा एक्यूज्ड को, इस काम में उसको लगाया जा सकता है। जहां पर एफआईआर तो दिया जा रहा है वो एक इनकल्पेटरी नेचर के है, वो स्टेटमेंट कोई को अक्यूज्ड के अगेंस्ट पर या फिर खुद के अगेंस्ट पर यूज नहीं किया जाएगा। इसको भी बोला गया था इन द केस ऑफ बी.ए. रमैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में। और अभी एकदम लास्ट पॉइंट दैट इज फिफ्थ पॉइंट, जहां पर इंफॉर्मेंट मतलब जो स्टेटमेंट दे रहा है उनका डेथ हो गया है और स्टेटमेंट पर जो फैक्ट्स वो बताए हैं वो उनका डेथ के कारण डिस्क्लोज कर रहा है, मतलब मेंशन कर रहा है दैट यही चीज़ के लिए मेरा डेथ हो रहा है। अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट होगा वो एक डाइंग डिक्लेरेशन बन जाएगा अंडर सेक्शन 32 सबसेक्शन 1 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। वो डाइंग डिक्लेरेशन को एफआईआर के रूप में बिल्कुल ट्रीट किया जाएगा। बलबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में। और अभी रुकिए जरा और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी सुन करके जाइए। सेकेंड एफआईआर क्या पॉसिबल है जब वो सेकेंड एफआईआर का नेचर एक क्रॉस केस या फिर काउंटर कंप्लेंट का नेचर पर है। वहां पर अमित भाई अनिल चंद्र शाह वर्सेस सीबीआई में बोला गया था इट इज परमिशेबल। अगर कोई एफआईआर में डिस्क्रिपेंसीज हो जाता है तब क्या प्रोसिक्यूशन का जो केस है उसको थ्रो अवे किया जाएगा, मतलब फेंक दिया जाएगा? तो इसका आंसर दिया गया था दैट अगर कोई ओमिशन हो जाता है एफआईआर पर तो इसका मतलब ये नहीं है दैट अपना जो स्टोरी है उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। सो ओमिशन इज नॉट समथिंग विच इज फेटल टू द केस, बट अगर ओमिशन को एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता है देन इट विल डेफिनेटली बी फेटल टू द केस। सो इसके ऊपर बेस करके कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रखती हूँ। सेक्सुअल ऑफेंसेस पर पहले से ही विक्टिम एक ट्रॉमाटाइज्ड कंडीशन में होते हैं और यहाँ पर कोई भी रिचुअलिस्टिक अप्रोच नहीं बनाया जाएगा। अगर कोई डिस्क्रिपेंसी हो जाता है एफआईआर में तो उसको डिसबिलीव करने का। इट इज बेसिकली कोर्ट का एक ड्यूटी है टू फाइंड आउट दैट कौन सा रीजन के वजह से डिले हुआ है और जो रीजन दिया जा रहा है एक्सप्लेनेशन के दौर पर क्या वो सेटिस्फैक्टरी है। ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट इस केस में दिलावर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ऑब्जर्व किए थे। तो इस हिसाब से अगर कोई डिले हो जाता है एफआईआर रजिस्टर करने के लिए वो प्रोसिक्यूशन के केस को फेंक नहीं देता है। अभी सपोज डिले हो गया है, बहुत देर हो गया है, आप उसके बाद जा करके एफआईआर रजिस्टर कर रहे हो
तब क्या होगा? तब क्या आपका केस के ऊपर विश्वास किया जा सकता है? अब 2011 के ये केस में सुप्रीम कोर्ट बोले थे, जहां पर कंप्लेनेंट के 2 बेटे को मर्डर किया गया था और उनका जो ग्रैंडसन है उसको इंजुरी पहुंचाया गया था। वहां पर ग्रैंडसन को हॉस्पिटलाइज करने के बाद 7 किलोमीटर दूर पुलिस स्टेशन में जा करके रिपोर्ट लिखाता है। इस हिसाब से अगर डिले होता है तो डिले को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया गया है ऐसा माना जाएगा। और अभी सपोज 10 दिन का डिले हो गया है एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए, और कारण दिया गया था गांव के जो सारे रिस्पेक्टेबल आदमी है वो लोग म्यूचुअल कॉम्प्रोमाइज कराने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए 10 दिन का डिले हो गया है एफआईआर रजिस्टर कराने के लिए। तो वहां पर इसको 100% मान लिया जाएगा दैट ये डिले का रीजन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ये कहा गया था इस केस में। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मन में आ सकता है दैट क्या एफआईआर के अंदर करेक्शन किया जा सकता है, कोई इंटरपोलेशन किया जा सकता है? अगर कोई चेंजेस वगैरह किया जाता है, प्रोसिक्यूशन का स्टोरी एकदम से ही उसको वल्नरेबल माना नहीं जाता है, बट जहां पर एक इंटरपोलेशन किया गया है एंड प्रोसिक्यूशन का जो स्टोरी है थॉरली हाई कोर्ट डिसबिलीव किए है, एंड जहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को भी इंटरपोलेशन के लिए कोई भी एग्जामिनेशन वगैरह नहीं किया गया है, वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्यूज्ड को बेकसूर खल्लास करने का अप्रूवल दे दिए अरविंद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। और अभी वीडियो के एकदम एंड में ये रहा सिचुएशन जहां पर पुलिस ऑफिसर एफआईआर रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, वहां पर क्या करना पड़ेगा। नंबर 1, अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3 ऑफ द सीआरपीसी में आप सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर को एक चिट्ठी लिख सकते हैं। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है वो खुद इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देंगे एफआईआर रजिस्टर करे और इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। और इससे भी अगर काम नहीं बनता है तो अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में आप मजिस्ट्रेट के पास जा करके एक एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को डायरेक्शन देंगे एफआईआर रजिस्टर करने का और इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का। और इसी के साथ आप पूरा इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को मॉनिटर करने के लिए भी मजिस्ट्रेट के पास जा करके एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेस्टिगेशन का। ये रहा 5 सिचुएशन जहां पर पुलिस ऑफिसर का पूरा डिस्क्रिशनरी पावर बनता है एक एफआईआर रजिस्टर करने से पहले एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट वो कर सकते हैं। सबसे पहला मैट्रिमोनियल और फैमिली डिस्प्यूट केसेस, करप्शन केसेस, commercial disputes, medical negligence cases, cases relating to abnormal delay in registration of FIR, ये सब कुछ ग्राउंड सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार केस में बोला गया था। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किया जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये पता लगाने के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस सच में ही हुआ है या फिर नहीं हुआ है। दैट्स ऑल। आई होप आपको पूरा समझ में आया है, इस वीडियो से कुछ ना कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला है एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर दीजिए। आपके लिए तो पूरा फ्री है बट हमारे लिए बहुत काम करता है आपका एक सपोर्ट, एक लाइक, और इसी के साथ आपका फीडबैक जरूर कमेंट सेक्शन पर डालिएगा। सो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।